हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है शुद्ध डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। इससे पहले मैंने ईथर बनाने की बहुत सारी विधियां बताई थी, पर आज आपको पढ़नी है प्रयोगशाला विधि कि जब ये प्रश्न आएगा तो आप पेपर में कैसे लिखोगे और कितना लिखोगे। मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहला ही आपका प्रयोगशाला विधि में क्या लिखना है कि एथिल एल्कोहल के आधिक्य को, मतलब एथिल एल्कोहल का जो मात्रा होगा वो अधिक होगा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये आपको प्रयोगशाला विधि में इतना लिख देना है। अब जो लिखे हैं वो रिएक्शन कैसे होगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल क्या होता है अणु सूत्र C2H5O और यहाँ पे होता है H। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करवानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ऐसे लिखेंगे HHSO4। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, लगभग 110 से 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो किताबों में 110 भी लिखा होगा, तो 110 और दूसरे रिएक्शन में 140 इतना होगा, पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ये निशान भी बना देते हो डेल्टा का, तब भी आपका प्रश्न सही माना जाएगा। होगा क्या, यहाँ पे OH और H ये अलग हो जाएंगे, H2O ये आपका जल अलग हो जाएगा। बनेगा क्या, यहाँ पे लिखा है C2H5, यहाँ पे HSO4 तो HSO4। ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस का निशान लगा देंगे। अब ये जो बना है ये आपका क्या है, तो जो बना है इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा C2H5 को हम एथिल पढ़ेंगे, एथिल हो जाएगा। H आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और SO4 को हम सल्फेट पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, ऊपर लिखा भी है। और H2SO4 को ये सांद्र होना चाहिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी तो हमारा ईथर बना नहीं है, अब हम करेंगे क्या, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला है तो लिखेंगे C2H5HSO4। इसकी क्रिया हम पुनः एथिल एल्कोहल से करवाएंगे। ठीक है, किससे करवाएंगे, एथिल एल्कोहल से, C2H5OH और टेम्परेचर आपका 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। होगा क्या, अब यहाँ पे देखेंगे C2H5 लिखा है तो लिखेंगे C2H यहाँ पे 5, यहाँ पर एक O लिखा है ना तो ये O हो जाएगा और ये फिर से लिख जाएगा C2H5 प्लस क्या बचेगा, H कितनी बार है, 2, तो हो जाएगा H2SO4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल और ये हो जाएगा आपका ईथर। इसका नाम एथिल एल्कोहल, इसका नाम तो हमने लिखा ही है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। तो ये इतना आपको लिखना है, ये आपकी प्रयोगशाला विधि है। अब बनाएंगे इसको कैसे और इसका फिगर क्या है तो वो समझते हैं। ठीक है, तो फिगर पहले हम लिखना क्या है बनाने की विधि में ये देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको फिगर भी बता दे रहा हूँ। देखो फिगर में पहले फिगर ही देख लो। तो ये आपका डाई एथिल ईथर का फिगर। ठीक है, पूरा का पूरा फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। पहले आप फिगर बनाएंगे और फिगर के बारे में बहुत सिंपल है, 2-3 लाइनें तो आपको लिख ही देनी है। पहली लाइन आपको क्या लिखना है कि यही कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं। देखो ये गोल पेंदी का फ्लास्क हो गया, इसमें क्या रहेगा, एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 रहेगा, जिसका अगर अनुपात पूछा जाए तो 2:1। क्यों, क्योंकि एथिल एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। और इसको हम बालू ऊष्मक, देखो यहाँ लिखा नहीं है, बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक है, क्या लिखना है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में
एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। देखो यहाँ पे थर्मामीटर लिखा है ना, टेम्परेचर लगभग 140 के आसपास होना चाहिए। ऊपर से देखो एथिल अल्कोहल को हम धीरे धीरे करके इसमें डालते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे डाईएथिल ईथर का वाष्प प्राप्त होगा। इस वाष्प को हम संघनित्र के द्वारा देखो बर्फ से भरे एक पात्र में, जहाँ पे ठंडा जल होगा और बर्फ होगा, वहां पर एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। तो इतनी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। ये जितना मैंने बताया है इतना लिखना है, और कैसे लिखना है अभी मैं बता भी दे रहा हूँ। और इसके नीचे लिखा है ईथर की शुद्धता का परीक्षण आप कैसे करोगे, तो ये भी समझते हैं। लिखा क्या है, ईथर में पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से आयोडीन की बैंगनी वाष्प उत्पन्न होती है। दूसरा लिखा है पराक्साइड युक्त ईथर में फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसल्फेट थायोसाइनेट को मिलाने से लाल रंग प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ईथर की शुद्धता का परीक्षण। पर और अच्छे से आपको लिखना है तो यहाँ पर हमने लिखा है, ये पूरा आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में C2H5OH व सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इनका अनुपात 2:1 होता है, जिसे बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं, जिससे डाईएथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे जल संघनित्र में द्रवित करके बर्फ व जल से ठंडे किए ग्राहक पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। फिर ईथर का शोधन, तो ईथर का शोधन में क्या क्या लिखा है कि NaOH से धोना तथा H2SO4 की अशुद्धि को अलग करना। दूसरा है 50% CaCl2 विलयन में रखना, जिससे C2H5OH व H2O की अशुद्धि अलग होना। तीसरा है Na के टुकड़े को डालकर आश्रित करना तथा C2H5 प्लस पानी की अशुद्धियां अलग करना। ये आपका ईथर का शोधन हो गया। और पहले भी मैंने 2-3 बताए हैं शुद्धता का परीक्षण, वो भी लिख सकते हो। भौतिक गुण आपको क्या क्या लिखना है, नंबर 1 रंगहीन, ज्वलनशील, वाष्पशील, विशिष्ट गंध वाला द्रव है। दूसरा है इसमें त्वचा पर ठंडक, जब इसके संपर्क में त्वचा आएगी तो ठंडक महसूस होगा। तीसरा है जल में कम घुलनशील होता है। और चौथा है इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। तो ये इसके हो गए भौतिक गुण। तो हमने प्रयोगशाला विधि पढ़ा, बनाने की विधि पढ़ा, फिगर को कैसे बनाना है ये भी पढ़ लिया, और इसका शोधन कैसे करना है वो भी जानते हैं, और भौतिक गुण पढ़ लिया। अब हम इसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। पहला ही लिखा है रासायनिक गुण जल से क्रिया। तो जल से क्रिया करके क्या बनाएगा तो वो समझते हैं। तो जल से इसका जल अपघटन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस जल से हम HOH इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो बनेगा क्या यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है C2H5 और O यहाँ पे 2 बार है, H भी 2 बार है, ठीक है। देखो C2H5 कितनी बार है 2 बार, O कितनी बार है 2 बार, H कितनी है 2 बार। तो यहाँ बन जाएगा एथिल अल्कोहल 2C2H5OH, ठीक है। तो इनका जल अपघटन पे क्या बनेगा, जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। दूसरा क्या लिखा है गर्म व सांद्र H2SO4 से क्रिया। तो ये हो जाएगा आपका C2H5 प्लस में सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे HSO4। तो ये हो जाएगा यहाँ पे गर्म व सांद्र H2SO4 से क्रिया, तो C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे O हो जाएगा, और यहाँ पे देखो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है। ये बन जाएगा 2C2H5। देखो C2H5 कितनी बार है 2 बार है, और यहाँ पर भी हम 2 से कर लेते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा आपका HSO4। अभी क्या बचा है, कुछ चीज़ें तो अभी भी बची होंगी, संतुलित करते हैं। देखो ये हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ 2 से गुणा हो गया, SO4 2 हो गए,
यहाँ पे देखो O कितने हैं, 2, H कितने हैं, 2 और एक O बचा है, तो H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल अलग हो जाएगा। अगला क्या लिखा है, ठंडे HI से क्रिया, तो ये हो जाएगा आपका C2H5O C2H5 प्लस में HI से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ठंडे HI से क्रिया करवाना है, इसके हम 2 अणु लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 2C2H5, यहाँ पे I कितने हैं, 2, तो यहाँ पे I हो जाएगा, H आपकी 2 और एक ऑक्सीजन, तो जल अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। अगला लिखा है PCl5 से क्रिया, तो ये हो जाएगा आपका C2H5O C2H5 प्लस में PCl5 को हम लिखेंगे PCl, यहाँ पे 5 है तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं PCl3, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। देखो होगा क्या, यहाँ पे C2H5 कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो जाएगी C2H5 और इसके साथ आ जाएगा Cl, लेकिन ये कितने अणु है, देखो 2, 1 और 1 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा। अब बचा क्या, PCl3 और O, तो ये हो जाएगा POCl3। इसका नाम भी आप जानते होंगे, मैंने बहुत बार बताया भी है, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और POCl3 का नाम है फास्फोरस, और O अगर बीच में आ जाएगा तो ऑक्सी, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड कितना, ट्राई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम तो आपको पता है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अपचयन में क्या लिखेंगे, तो जब भी आप चयन की क्रिया करवाते हैं तब हम जल के साथ करवाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका C2H5O C2H5, और ये क्रिया जो होगी वो लाल फास्फोरस और प्लस में HI के साथ होगी, तो ये क्रिया H के साथ होती है, तो यहाँ पे H लिखेंगे। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे C2 है, तो ये हो जाएगा C2, H यहाँ पे 5 और एक H, ये हो जाएगा कितने, 6 हो जाएंगे। अब बचा क्या है C2 हमारे पास कितने थे, यहाँ पे देखो C2 2 बार है ना, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोनों C तो एडजस्ट हो गए, पर H कितने हो गए, 2 छंग 12, हमारे पास से 5 5 10 1 11, और अभी यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब जल भी अलग होगा H2O, तो कितने जल हाइड्रोजन की जरूरत है, 12 और 2 14, यहाँ 5 और 5 10, यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है 4H, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण संतुलित। यहाँ पे 4H लिखा है, 4H, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एथेन। तो ये भी समीकरण आपका कंप्लीट हो गया। अगला लिखा है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा C2H5O C2H5। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3OCl CH3COCl, ये फार्मूला होता है। तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे लिखा CH3, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CO, तो ये हो जाएगा CO, एक को यहाँ पर भी है, एक को और लग जाएगा, और एक इसके साथ हो जाएगा C2H5 और प्लस में C2H5, एक Cl बचा है और ये Cl हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा एथिल, और Cl अगर लिखा है तो क्लोराइड। तो ये इतने सारे मैंने रिएक्शन बता दिए रासायनिक समीकरण में, इसमें से कोई भी 2 आपको पेपर में लिखना होगा, और वो पेपर में नाम भी लिख कर आएगा। और प्रश्न कैसे आएगा, तो प्रश्न मैंने बता ही दिया था प्रश्न कैसे आएगा। और ये आपका हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग। पहला तो आपका हो गया कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, और दूसरा आपका हो गया कार्बनिक विलायक के रूप में, और तीसरा आपका हो गया निश्चेतक के रूप में,
और चौथा आपका हो गया सुगंधित पदार्थ व औषधि के निर्माण में। तो ये 4 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। मतलब उपयोग में बस आपको 2 या 3 ही लिखने रहेंगे। तो आप इनमें से कोई भी 2 उपयोग आप पेपर में ज़रूर लिख कर आना। तो दोस्तों आज आपकी वीडियो जो हो गई डाई एथिल ईथर बनाने की विधि पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म होती है और पेपर में आपको यहाँ तक ही लिख कर आना है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा प्रश्न एनीसॉल बनाने की विधि। वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वो भी पेपर में बहुत बार आता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। निर्माण की विधि और इसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे और ये प्रश्न सेम किससे रिलेटेड है, थोड़ा बहुत डाई एथिल ईथर से रिलेटेड होगा। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ समझने वाले हो, तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला आपका एनीसॉल का अणुसूत्र पता होना चाहिए। क्या होगा? C6H5OCH3, ये हो जाएगा इसका अणुसूत्र। हाँ, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना सूत्र, तो इस तरह संरचना बनाएंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा है। बेंजीन के ऊपर हम COCH3 लिखेंगे। इसका एक नाम और है मेथॉक्सी बेंजीन और एक नाम है मेथिल फेनिल ईथर। तो 3 नाम मैंने बता दिए। पहला एनीसॉल, दूसरा ये IUPAC नेम है मेथॉक्सी बेंजीन और एक नाम है मेथिल फेनिल ईथर। तो ये आपको ज़रूर याद कर लेना क्योंकि अगर ये आपको नहीं याद रहेगा तो आप प्रश्न को नहीं हल कर सकते हो। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और तो निर्माण की विधि हम 3 विधि बताएंगे। आप पेपर में जो भी आपको सरल लगे आप वो विधि लिख कर आना। तो तीनों विधि मैं बता रहा हूँ। पहली विधि आपकी क्या लिखी है कि सोडियम फिनॉक्साइड को मेथिल आयोडाइड के एल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एनीसॉल प्राप्त होता है। तो ये आपकी है पहली विधि। हमें सोडियम फिनॉक्साइड को मेथिल आयोडाइड, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का अणुसूत्र पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो संरचना है, वो बहुत सरल है। तो मैं संरचना के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन रिंग बना लेना है और इसी के ऊपर आपको लिख देना है ONA, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोडियम फिनॉक्साइड प्लस किसके साथ अब क्रिया करवाना है? मेथिल के लिए क्या लिखते हो? CH3 और आयोडाइड के लिए यहाँ पर हो जाएगा I। तो ये हो गया आपका रिएक्शन और यहाँ पे जो उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा वो काम करता है C2H5OH। तो आपका होगा क्या? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। अभी हमने संरचना पढ़ा था कि O के साथ CH3 आ जाएगा और Na के साथ I हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बना देंगे संरचना और यहाँ पे लिख देंगे OCH3, ये बन गया आपका एनीसॉल और Na के साथ हो जाएगा Na और ये हो जाएगा I। तो ये आपका बन गया, ठीक है, एनीसॉल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका एनीसॉल हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो ये आपका बन गया एनीसॉल और इसका नाम तो आपको पता ही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अगला आपका लिखा है फिनॉल के क्षारीय विलयन की क्रिया डाईमेथिल सल्फेट से कराने पर मेथॉक्सी बेंजीन प्राप्त होता है। क्या लिखा है? फिनॉल के क्षारीय विलयन की क्रिया डाईमेथिल सल्फेट से कराने पर, ठीक है। तो फिनॉल की क्षारीय, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फिनॉल को। फिनॉल क्या हो जाएगा आपका? फिनॉल के क्षारीय विलयन की क्रिया डाईमेथिल सल्फेट से कराने पर, तो यहाँ पर भी हम क्रिया जो आपका रिएक्शन होगा वो करवाएंगे सोडियम फिनॉक्साइड से ही ना। फिनॉल का क्षारीय विलयन हम सोडियम फिनॉक्साइड को ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर और यहाँ लिखेंगे ONA और क्या लिखा है? डाईमेथिल, मतलब मेथिल कितने होने चाहिए? 2। तो CH3, डाई का मतलब कितने होने चाहिए? 2। और क्या लिखा है? सल्फेट। सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा?
SO4। ठीक है, यहाँ पे एक एक नाम से हम अणु सूत्र को लिख लेंगे। अणु सूत्र आपको याद नहीं करना है, बस आपको नाम के सहारे से आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ O के साथ क्या लग जाएगा, CH3। यहाँ पर इस तरह से हम बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे O, और ये हो जाएगा आपका CH3। बचा क्या आपका, बचा है आपका CH3 Na और SO4। तो ये अलग हो जाएगा, CH3 मेथिल सोडियम सल्फेट इसका नाम हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा एनिसॉल। ठीक है, तो ये भी आपका एनिसॉल बन जाएगा, और इसका नाम तो सोडियम फिनॉक्साइड ऊपर पढ़े ही हो, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। अगला आपका है, लिखा है फिनाल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर एनिसॉल बनता है। तो यहाँ पे लिखा है फिनॉल, तो फिनॉल के लिए हम स्ट्रक्चर बना देते हैं फिनॉल का। यहाँ पे O, यहाँ पे H, ये फिनॉल हो गया। डाईएजोमेथेन क्या होता है, इसका अणुसूत्र CH2N, यहाँ पे 2 होता है। होगा क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देंगे पूरा का पूरा, और यहाँ पे देखो O लिखा है तो यहाँ पर O हो जाएगा। यहाँ CH2 है, एक H पहले से है, तो ये हो जाएगा CH3 प्लस में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनिसॉल। तो ये एनिसॉल बनाने की 3 विधि है, और 3 की तीनों विधि को मैंने बता दिया है। इनमें से कोई भी आप 2 या 1 याद कर लेना, क्योंकि पेपर में तो आपको एक ही विधि लिखनी रहेगी। अब वो तो नाम लिख के आएगा कि आपकी कौन सी विधि लिखनी है। तो 3 विधि थी, मैंने तीनों बता दिए। क्रिया कैसी होगी, रासायनिक गुण इसके लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण, क्योंकि इसके भौतिक गुण नहीं है बुक में, आपको रासायनिक गुण ही पढ़ना है। तो लिखा है HI से क्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एनिसॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे होता है OCH3 और क्रिया करवाना है HI से। तो यहाँ पे HI से जब भी क्रिया करवाते हैं तो बन जाता है आपका फिनॉल, और फिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर O है, यहाँ पे H हो जाएगा, और प्लस में CH3 के साथ I लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3I। ये आपका क्या है, तो ये है आपका फिनॉल, और इसका नाम क्या है, CH3I को हम पढ़ेंगे मेथिल आयोडाइड। तो ये हो गया आपका पहला रिएक्शन, जिसमें बन रहा है फिनॉल और मेथिल आयोडाइड। चलो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन जो होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, पर ध्यान से समझना, बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है, और स्ट्रक्चर के सहारे रिएक्शन करेंगे जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ पर O लिखा है और यहाँ पे लिखा है आपका CH3। इसके यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे भी H होते हैं, हर जगह पे यहाँ पर भी H होते हैं और यहाँ पर भी H होते हैं। इसका जब भी हाइड्रोजनीकरण क्रिया करवाते हैं तो ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, ठीक है, ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, और आपका जो उत्प्रेरक रहेगा वो FeBr3, FeBr यहाँ पर 3 उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। होता क्या है, जहाँ जहाँ पे H लगे ना, यहाँ सब पे आ जाएगा Br। तो Br कितने होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ पर 2 हैं, तो इसको 3 करने के लिए ना 3 से यहाँ पे गुणा करते हैं, तो बनेगा क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे OCH3 लिखा है, यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका Br हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका Br हो जाएगा। प्लस में अभी देखो यहाँ पे H 3 H बचे हैं, और 3 दूना 6 Br थे, 3 Br बचे हैं, तो हो जाएगा 3HB, और यहाँ पे हो जाएगा R। तो आपका बनेगा क्या, 3HBr। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पूरा नाम मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर 1 ये 2 3 ये 4 5 6, मतलब 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर, और यहाँ पे 6 नंबर। कितनी बार है, 3 बार ना। तो ट्राई Br को हम लिखेंगे ब्रोमो एनिसॉल, और HBr का नाम क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसॉल। तो ये आपका हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट।
अगला आपका क्या है, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में क्या लिखेंगे, तो नाइट्रीकरण में आपका है, नाइट्रीकरण का जो रिएक्शन है इसमें आपको सबसे पहले लिखना है, स्ट्रक्चर बना लेना है, जैसे अभी मैंने बनाया था सेम ऐसे ही आपको रिएक्शन स्ट्रक्चर बना लेना है। और यहाँ पे आपको लिखना है OCH, यहाँ पे 3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H हो जाएगा। और इसकी क्रिया करवाएंगे हम, ठीक है। नाइट्रीकरण लिखा है मतलब HNO3 से, HNO3 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं OHNO2। देखो यहाँ पे इसको HNO3 है, HNO3 को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे H है, H है, N है तो N है, O3 है ना तो 2 और 1 3 हो गया। और ये अपक्रिया जो होती है वो सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। होगा क्या आपको, देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बना लेते हैं यहाँ पे, और ये 2 बार बनेगा, ठीक है। ये 2 बार बनेगा क्योंकि कुछ मात्रा में ये भी रहेगा और कुछ मात्रा में ये भी। यहाँ पे OCH3 लिखा है तो OCH3 लिखेंगे और यहाँ पर भी OCH3 लिखेंगे। होगा क्या, यहाँ पे जो H है ना, इस H की जगह पे NO2 आ जाएगा, इस H की जगह पे NO2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी एक बार ये वाला H यहाँ से प्रतिस्थापित होगा और एक बार ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा NO2। अब देखो यहाँ से H हटा था और यहाँ पे क्या लिखा है OH, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में H2O, तो जल आपका अलग हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ भी जुड़ा होगा तो उसे हम आर्थो पढ़ते हैं, आर्थो, ठीक है। यहाँ पर अगर दूसरे नंबर पे पहला ये होता है दूसरा ये होता है आर्थो, और NO2 को हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो इस जगह पे जुड़ा है ना, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे जुड़ा होगा तो आप इसे पैरा पढ़ोगे, पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। अगला लिखा है सल्फोनीकरण। इसमें क्या होगा आपका रिएक्शन, सल्फोनीकरण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं स्ट्रक्चर, जैसे अभी तक बनाए हैं सेम वैसे ही बनाना है आपको, कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्शन एक जैसा ही है, OCH3 ये एनिसोल हो गया, यहाँ पे H होते हैं आपको पता है, यहाँ पर भी H होते हैं। सल्फोनीकरण में जो रिएक्शन होगा वो सांद्र H2SO4 से होगा, किससे, H2SO4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे OHSO3 और यहाँ पे H 2 है तो यहाँ 2 है, यस है, यस, O3 और 1 4 हो गए, ठीक है। उत्प्रेरक आपका क्या रहेगा, तो उत्प्रेरक रहेगा यहाँ पे CH2, ठीक है, CH2। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे एक बार H की जगह पे SO3H लग जाएगा और एक बार यहाँ H की जगह पे SO3H लग जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहाँ पे OCH3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा SO3H। और देखो ये OH यहाँ से जब भी प्रतिस्थापित होगा माइनस में H2 मतलब जल निकल रहा है, और प्लस में एक बार आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर आपका लग जाएगा SO3H और ये OCH3 आपको लिख देना है। तो ये 2 तरह से बनेंगे, ठीक है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे भाग 2 बार क्यों लिखा है, इसी का कुछ भाग ये भी बनता है, कुछ भाग ये भी बनता है। इसका नाम हो जाएगा, अभी बताए दूसरे नंबर पे है तो इसे हम आर्थो पढ़ते हैं, ये हो जाएगा आर्थो। और SO3H को हम क्या पढ़ेंगे, आर्थो, और यहाँ पे हो जाएगा मेथिल, ठीक है। SO3H नहीं यार, आर्थो होना चाहिए, और SO3H का नाम, तो इसका नाम नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं बता दूंगा कमेंट करके इसका नाम क्या होगा, वैसे मैं सोच के बता रहा हूँ, ठीक है। नाम याद आ गया, आर्थो एनिसोल सल्फोनिक बोलते हैं यार, सल्फोनिक को हमने कहा था ना, नाम थोड़ा कन्फ्यूज़न है
पर नाम हमने देखा बुक में सल्फोनिक अम्ल है और इसका नाम यहाँ पे आर्थो लिखी हो, बस यहाँ पे पैरा कर दोगे, पैरा एनिसॉल सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिएक्शन। अगला रिएक्शन आपका क्या है? अगला रिएक्शन लिखा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है वो एल्किलीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया होती है और इसमें हम देखते हैं क्या करना है आपको। तो इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के दो पार्ट है, एक है आपका एल्कलीकरण और एक है आपका एसिलीकरण। तो दोनों हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा आपका एनिसाल OCH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H प्लस में इसकी क्रिया जो होती है वो एसिटिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड से होगी CH3 और यहाँ पे Cl। और क्या रहेगा वो तो प्रेरक में रहेगा निर्जल AlCl3। ये हो जाएगा आपका उत्प्रेरक। होगा कि यहाँ H की जगह पे क्या लग जाएगा? H की जगह पे CH3 लग जाएगा और H के साथ ये Cl हो जाएगा, मतलब HCl तो यहाँ पर निकलेगा ही निकलेगा। और ये रिएक्शन बहुत ही सरल है। यहाँ पे OCH3 कर देंगे, इस H की जगह पे जो निकला है यहाँ पे CH3 आ जाएगा और प्लस में सेकेंड पार्ट इसका भी सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे OCH3 हो जाएगा और इस यहाँ पे इस बार H निकलेगा तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? तो नाम आपका होता है, ये हो जाएगा आपका आर्थो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आर्थो मेथिल एनिसॉल हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा मेथिल एनिसॉल हो जाएगा, पैरा मेथिल एनिसॉल इसका नाम हो जाएगा। अगला जो आपका इसका दूसरा पार्ट है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसको हम एसिलीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये OCH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H। और ये क्रिया जो होती है वो होती है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से। ठीक है, किससे हो जाएगी? CH3COCl। नाम इसका एसिटिल क्लोराइड। उत्प्रेरक आपका क्या रहेगा? सेम यही जो ऊपर लिखे हैं निर्जल AlCl3। तो यहाँ पर भी हम इसको बना लेते हैं ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर तो OCH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे C लिखा है, O लिखा है, यहाँ पे C, ये CO लिखा है, पूरा का पूरा CO, ये पूरा एक साथ हो जाएगा COCH3। और दूसरे में भी यही बनेगा, बस यहाँ पे हो जाएगा COCH3 और ये हो जाएगा OCH3। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल। ठीक है, आर्थो मेथॉक्सी एसीटो, आर्थो और HCl अलग होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आर्थो मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा पैरा मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।